ओके, तो पिछले क्लास से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को कवर अप किया था कि इंडस्ट्रीज में और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, या हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जहाँ भी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ भी है या यूटिलाइजेशन है, तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय डेफिनेटली चांसेस हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स का। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को हम लोग कवर कर चुके थे, उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है फैक्टर्स ऑन विच सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक, जाहिर है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स के अंडर में, उसके टॉपिक के अंडर में आती हैं। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स में बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉक भी एक एक्सीडेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में अगर हम लोग गौर करें तो बर्निंग हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, फायर हो सकता है, थर्मल इंजरी हो सकता है। साथ साथ सबसे मेन जो सबसे कॉमन जो रीज़न है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में वो है इलेक्ट्रिकल शॉक का लगना किसी पर्सन को, किसी वर्कमैन को, या जो भी वहाँ एसोसिएटेड हैं, जो भी वर्किंग स्टाफ हैं, जो भी वर्किंग पर्सन है, जो भी वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक लगना इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के सबसे कॉमन चीज़ों में से एक है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि शॉक अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल शॉक यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी कंडक्टर है, या कोई भी लाइव पार्ट है, या कोई भी मेटालिक बॉडी है जो लाइव हो चुका है बाय फॉल्ट या किसी भी रीजन से, उसके टच में, उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन, कोई वर्कमैन, कोई स्टाफ, कोई टेक्नीशियन, कोई इंजीनियर, जो भी वहाँ वर्कमैन है, अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं किसी लाइव पार्ट के, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक उन्हें लग सकता है। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल शॉक भी बहुत वैरायटी ऑफ नेचर का है। इलेक्ट्रिकल शॉक कितना सीवियर है या लेस सीवियर है, वो बहुत सारी फैक्टर्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सीवियरिटी पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि कौन सा चीज़ अगर एक्सीडेंट है भी तो वो कितना सीवियर एक्सीडेंट है, मेजर एक्सीडेंट है या माइनर एक्सीडेंट है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे, सिचुएशंस पे, उस समय जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस हैं, उस समय जो आसपास का जो माहौल है, जो चीज़ें इन्वॉल्व थी जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, और जो कारण थे एक्सीडेंट के, उनकी इंटेंसिटी क्या थी, ये वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। कभी कभी शॉक बहुत सीवियर होता है तो वो जो भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व हुआ उस एक्सीडेंट में, जो भी इफेक्ट हुआ है एक्सीडेंट में, उसका डेथ भी हो सकता है, और कभी कभी माइनर इंजरीज वाला इलेक्ट्रिकल शॉक भी होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो शॉक है ना, इलेक्ट्रिकल शॉक, इसकी सीवियरिटी यानी कितना ये सीरियस है, कितना ये सीवियर है, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल शॉक से कितना डैमेज हो सकता है, तो ये सीवियरिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक आज का है फैक्टर्स ऑन सीवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि शॉक कितना सीवियर है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक मेरे ख्याल से सबको समझ में आता होगा। हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिजली का झटका। सबको इलेक्ट्रिकल शॉक समझ में आता है? रिप्लाई। शॉक का मतलब ही होता है झटका, हिंदी में हम लोग बोल देते हैं बिजली का झटका। ठीक है, हिंदी में हम लोग बोल देते हैं बिजली का झटका। शॉक का मतलब ही होता है झटका लगना। कोई बोलता है ना शॉकिंग न्यूज है, ठीक है, यानी झटका लगा, शॉक्ड रह गए। ठीक है, तो होता क्या है, कभी भी कोई पर्सन, कोई भी वर्कमैन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वहाँ इलेक्ट्रिकल सेटअप, जहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, वहाँ पे किसी लाइव पार्ट से अगर वो टच हो जाए, उसकी बॉडी टच कर जाए, लाइव पार्ट चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो मेटालिक बॉडी हो जो लाइव हो चुका है बाय फॉल्ट या किसी भी रीजन से, किसी भी कंडक्टर में जो लाइव मेंस पे ऑन है, जो इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज है, उसको कोई टच कर दे या उसका बॉडी का कोई ऑर्गन टच कर जाए, तो इलेक्ट्रिकल शॉक डेफिनेटली लगेगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिजली का झटका। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। तो है क्या, द सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स व्हिच आर मेनली द वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, द करंट पासिंग थ्रू द बॉडी। ठीक है, अब सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल शॉक अगर किसी ह्यूमन बॉडी को लगता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी पे अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, तो जाहिर है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, तो डेफिनेटली वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। जिस चीज से इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, जिस कंडक्टर के कांटेक्ट में आने से, जिस लाइव पार्ट के कांटेक्ट में आने से शॉक लगा, वो लाइव पार्ट किस वोल्टेज पे था, ये सबसे मेन फैक्टर है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे मेन फैक्टर है, वोल्टेज सबसे मेन फैक्टर है, क्योंकि वोल्टेज ही वो कारण है, वोल्टेज ही वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा।
मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टार्ट किया था, मैंने शुरुआत में जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में थे, तभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को कराने के लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है कि वी शुड हैव द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर सके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सके, और वही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता है, उसके वजह से ही करंट फ्लो करता है। इसी कारण से जो रॉ यानी जो सोर्स है ऐसे जो किसी और फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैं जो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो सबसे पहले जो बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आपको पहले से ही पता है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भले ही इसका नाम है फोर्स, लेकिन एक्चुअली में फोर्स नहीं होता है, लेकिन फोर्स से रिजेंबलेंस के कारण हम लोग इसका नाम देते हैं। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 3 टर्म से बना है। इलेक्ट्रॉन्स के मोटिव मतलब मोशन से जुड़ा हुआ एक फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को करा पाने के लिए जो रिस्पांसिबल है, फोर्स की तरह एक्ट करने वाला, फोर्स ना होते हुए भी उसमें हम लोग फोर्स टर्म यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए जो रिस्पांसिबल है दैट इज ईएमएफ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को करने के लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है कि वी शुड हैव द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देयर, ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करे। तो जाहिर है करंट कितना फ्लो करेगा किसी सिस्टम से। अगर हमें कोई वर्क कराना है, हमें कभी भी कोई भी वर्क कराना है, तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग वर्क कराते हैं। जैसे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन सारे इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज को ही यूज करके कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम लोग को इलेक्ट्रिकल वर्क को कराते हैं। लेकिन जाहिर है करंट फ्लो होगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे, और करंट को फ्लो कराने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है वोल्टेज। तो किसी भी सर्किट में किसी भी अगर बॉडी लाइक पार्ट से टच हो रहा है तो उस बॉडी में कितना करंट फ्लो होगा, उससे सबसे पहले जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो वोल्टेज है। तो सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करेगा सबसे पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सिवियरिटी ऑफ शॉक पे डिपेंड करने का है वो है वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। और उसके बाद करंट पासिंग थ्रू द बॉडी, ठीक है, जो पर्सन और उनके बॉडी का जो पार्ट टच में आया और उसकी वजह से बॉडी के अंदर से, बॉडी के किस पार्ट से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो डिसाइड करेगा या डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यानी सिवियरिटी ऑफ शॉक दो मेन चीजों पर डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिवियरिटी ऑफ शॉक जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसमें से दो मेन चीजें हैं, आपके सिस्टम का वोल्टेज और दूसरा जो पर्सन अफेक्टेड हुआ जिसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगा उसके बॉडी से होके कितना करंट गुजर रहा है वो। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी पर्सन जिसको शॉक लगा है उसके शरीर से कितना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, वही डिसाइड करेगा कि वो शॉक कितना सीवियर है, जानलेवा है कि नहीं, कितना खतरनाक है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस पर्सन को शॉक लगा उसके बॉडी से होके कितना करंट गुजरा, कितनी देर के लिए, वो डिसाइड करेगा कि वो शॉक कितना सीवियर है उस पर्सन के लिए, कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है उसके लिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर उसके बॉडी से कितना करंट जाके फ्लो करेगा, ये दो मेन चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला तो सिस्टम का वोल्टेज कितना है, वोल्टेज से डिसाइड करेगा कितना करंट फ्लो होना है, और दूसरा रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा, यानी उसके बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि ये चीजें गवर्न होगी ओम्स लॉ से, V = RI। तो ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बॉडी को कितना हार्म पहुंच रहा है, शॉक कितना सीवियर है, कितना डैमेज हो रहा है, शॉक कितना खतरनाक है, ये होगा कि उसके बॉडी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये डिसाइड करेगा। लेकिन जाहिर है उसके बॉडी से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो गवर्न किससे होगा, तो अप्लाइड वोल्टेज से प्लस उसके बॉडी के रेजिस्टेंस से। तो तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर हम गौर करें और समराइज करके कंक्लूसिव बात करें तो किसी भी पर्सन जिसको शॉक लगा है उसके बॉडी से होके कितना करंट कितनी देर के लिए गुजरा, यही डिसाइड करेगा कि उस पर्सन को डैमेज कितना हुआ, इंजरी कितनी हुई, वो शॉक उस पर्सन के लिए कितना सीवियर था, कितना खतरनाक था। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये करंट उसके बॉडी से होके जो गुजर रहा है, जाहिर है वो इन दो फैक्टर से गवर्न होगा। एक तो वो सिस्टम का वोल्टेज कितना था, अप्लाइड वोल्टेज कितना था, दूसरा उस वक्त उसके बॉडी का रेजिस्टेंस कितना था। Got that? समझ में आ रहा है? ये रिलेशन समझ में आ रहा है? ये रिलेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं तीन फैक्टर तो यही दिख गया।
जिस पे सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, कौन कौन से ऑर्गन से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, बॉडी का स्टेटस उस वक्त कैसा था, वेट था या ड्राई था, ये सब फैक्टर पे डिसाइडिंग होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर को अगर हम कंक्लूड करके एक साइड निकालें तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो पहले पॉइंट में है, यानी वोल्टेज ऑफ द सिस्टम एंड करंट पासिंग थ्रू द बॉडी। गॉट दैट? इतना समझ में आया? ठीक है, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। It also depends upon whether any important parts of the body are involved, the period for which the contact between live part and organ remains। ठीक है, अब जो मैंने पहले कहा था कि बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे severity of electrical shock डिपेंड करेगा, उन फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो it also depends upon whether important part of the body are involved। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को शॉक लगा ना, तो शॉक की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट उसके बॉडी से पास हुआ वो कहां से, किन ऑर्गन्स से होके गुजरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज दैट, मान लो अगर यहाँ कोई लाइव वायर है, ठीक है, कोई लाइव वायर है और इस लाइव वायर को टच करने की वजह से किसी को अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, सपोज दैट, इमेजिन, मान लो अगर कोई पर्सन है, मान लो हम वहां पे जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, मैंने बूट्स वगैरह पहन रखा है, गम बूट्स। गम बूट्स में क्या होता है कि गम बूट्स में सिर्फ लेदर का ही यूज नहीं होता है, रबर सोल्स रहते हैं उसमें, और रबर सोल्स एक्ट्स एज ए वेरी गुड इंसुलेटर। ठीक है, तो गम बूट्स अगर मैंने यूज किया है जिसमें थिक रबर सोल लगा हुआ है, तो मैं ग्राउंड से ऑलमोस्ट इंसुलेटेड हूँ। अब होता क्या है कि मैंने लाइव पार्ट को टच कर दिया और संयोग से मेरा दूसरा वाला हैंड जो है वो किसी न्यूट्रल पार्टिकल से टच में है। मान लो वहां पे कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मैं इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे हाथ रख के गलती से मैंने इसको टच कर दिया। अब क्या है, शॉक मुझे लगा तो, लेकिन शॉक की वजह से मेरे बॉडी से होके गुजरने वाले करंट का पाथ कौन सा है, अगर गौर करो तो पाथ कौन सा है, तो इस हैंड से जो लाइव पार्ट में था दूसरे हैंड से होते हुए सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। तो शायद मेरा हार्ट अफेक्ट ना हो, शायद मेरे लंग्स अफेक्ट ना हो और इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट ना हो, ये शॉक उतना सीवियर शायद नहीं रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई पर्सन जिसने गम बूट्स नहीं पहना है, ठीक है, वो ग्राउंड से खाली पैर, ग्राउंड से टच में है, वो आके अगर इसको टच कर दे तो होगा क्या, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ उसके बॉडी से कैसे जा रहा है, तो हाथ से होते हुए, उसके ऑर्गन से होते हुए, पैर से होते हुए, लेग्स से होते हुए ग्राउंड में जा रहा है। यानी उसके सारे इंटरनल ऑर्गन से होके इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, हार्ट से भी, उसके फेफड़ों से, ठीक है, लंग्स से और लिवर से, सारे इंटरनल ऑर्गन्स से होके गुजरते जा रहा है। तो जाहिर है इन दोनों केसेस में अगर हम लोग कंपेयर करें, पहला वाला केस ए है जहां ये यहाँ पे और ये हाथ से है, गमबूट्स पहन रखा है उस पर्सन ने, और दूसरा वाला केस जहां इसको टच किया है और गमबूट्स नहीं पहना है या कोई भी वो खाली पैर है। कौन सा सीवियर होगा? बी कंडीशन, खाली पैर वाला है। कौन सा शॉक ज्यादा सीवियर होगा? सेम अप्लाइड वोल्टेज में, सेम मटेरियल जो शॉक दे रहा है उसमें। यस, डेफिनेटली भी ना, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन से होके इलेक्ट्रिक करंट का पाथ है वहां पे, और जाहिर है इंटरनल ऑर्गन से है तो हार्ट भी है, हार्ट का मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। आगे चल के आपको बताएंगे कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से कौन कौन सा नुकसान होता है बॉडी पार्ट के अंदर, कौन कौन सी इंजरी होती है और कौन कौन सी इंजरी उस एक्सीडेंट को फैटल बना देती है, जानलेवा बना देती है, वो भी चीजें हम लोग देखेंगे। तो हो सकता है हार्ट का वेंट्रिकुलर फैब्रिलेशन हो जाए और वेंट्रिकुलर फैब्रिलेशन से वो हार्ट फेलियर हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए। तो वो सारी चीजें हम लोग आगे चल के देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि काउजेस कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिक शॉक के, जिन पे सीवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट बॉडी का इन्वॉल्व है कि नहीं उसमें, उस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है कि द पीरियड फॉर व्हिच द कांटेक्ट बिटवीन लाइव पार्ट एंड ऑर्गन रिमेन्स, यानी कितने ड्यूरेशन तक उस लाइव पार्ट से उस जो पर्सन जिसको शॉक लगा है उसका बॉडी पार्ट कांटेक्ट में रहा है, ये फैक्टर भी डिसाइडिंग होगा। ये फैक्टर्स पे भी सीवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लो किसी को झटका लगा तो बहुत कम इंजरी होगी, और कोई बहुत देर तक कांटेक्ट में रह गया तो डेफिनेटली ज्यादा इंजरी होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अभी इतनी दूर में इन 2 पॉइंट में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर देख चुके हैं। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा? वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, करंट पासिंग थ्रू द बॉडी, दूसरा क्या है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट, वेदर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व और नॉट, और लास्ट क्या है द पीरियड ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लाइव पार्ट एंड द ऑर्गन रिमेन्स।
ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज देख चुके हैं। रेजिस्टेंस की अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन रेजिस्टेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। रेजिस्टेंस कौन सा है, तो डेफिनेटली बॉडी रेजिस्टेंस है। और बॉडी रेजिस्टेंस में हमेशा ध्यान रखना है कि बॉडी रेजिस्टेंस में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन स्किन का होता है। बॉडी रेजिस्टेंस एक्चुअली में स्किन रेजिस्टेंस ही है, बाकी पार्ट्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और ब्लड में आपको पता है कि ब्लड में आयरन का कंपाउंड दैट इज हेमोग्लोबिन हमेशा इन्वॉल्व रहता है, जो कि कंडक्टिविटी को बहुत इजी बनाता है। ब्लड में सॉल्ट्स रहते हैं, सोडियम सॉल्ट्स भी रहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट्स भी रहते हैं, जिनको आयोनाइज करना बहुत आसान है, वो भी करंट कंडक्शन का कारण बनता है आयोनाइज होके। आपके सेल्स हैं, आपके सेल्स भी आयोनाइज होकर करंट को कंडक्ट कराने का कारण बनते हैं। तो इसीलिए बॉडी रेजिस्टेंस बेसिकली स्किन रेजिस्टेंस होता है, बाकी पार्ट्स जो इन्वॉल्व हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये भी हम लोग आगे देखेंगे। इतना समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। आगे अब कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देख लें जिन पर सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करता है, ठीक है। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई सिस्टम, ठीक है, दैट इज वेदर एसी और डीसी। यानी अब सिवियरिटी ऑफ शॉक इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आपका जो सप्लाई सिस्टम है जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लगा किसी पर्सन को, वो एसी है या डीसी है, इस पे भी डिपेंड करेगा सिवियरिटी ऑफ शॉक। क्योंकि आप सबको पता है कि एसी में क्या होता है, तो एसी का वेवफॉर्म सबको पता है कि हम लोग जो एसी की बात करते हैं वो कौन सा है, हम लोग जो एसी की बात करते हैं वो कौन सा है, डेफिनेटली दिस इज अल्टरनेटिंग साइनसॉइडल। कोई बता सकता है कि एसी और डीसी में क्या फर्क हो सकता है इलेक्ट्रिकल शॉक में? एक छोटा सा बेसिक फर्क कोई बता दीजिए। यहां जैसे हमने देखा कि सिवियरिटी ऑफ शॉक में एक पॉइंट लिख दिया गया जो नोट्स है आपके पास, उसमें भी आपको मिलेगा। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई सिस्टम वेदर एसी और डीसी। सोचो तो सप्लाई सिस्टम पे डिपेंड करेगा सिवियरिटी ऑफ शॉक। एक छोटा सा बेसिक फर्क कोई बता दो इसको देख के। दिस इज फॉर अल्टरनेटिंग करंट and this is definitely, हाँ बताओ। लेकिन ये साइकिल तो 50 हर्ट्ज का है ना, ये साइकिल तो 50 हर्ट्ज का है। जीरो होगा तो बहुत कम देर के लिए होगा ना, एक सेकंड में 50 पॉजिटिव साइकिल 50 नेगेटिव साइकिल। लेकिन फिर भी ये फैक्टर बहुत डिसाइडिंग होता है, फिर भी ये फैक्टर बहुत डिसाइडिंग होता है, क्योंकि एसी का जो नेचुरल वेवफॉर्म है ना, अल्टरनेटिंग साइनसॉइडल जो वेवफॉर्म है, उसमें नेचुरली कई जगह जीरो हो रहा है अपने आप। और ये जो नेचुरल जीरो है मींस आपका अप्लाइड वोल्टेज कभी कभी अपने आप जीरो होगा, भले ही बहुत थोड़ी देर के लिए हो, अ फ्यू माइक्रोसेकंड्स के लिए हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज की है, यानी एक सेकंड में 50 पॉजिटिव साइकिल और 50 नेगेटिव साइकिल। तो बीच बीच में जब भी जीरो हो रहा है बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, लेकिन ये कम ड्यूरेशन का भी जो नेचुरल जीरो हो रहा है ना आपके वोल्टेज का और करंट का, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और इससे कभी कभी बच निकलने का कारण बन जाता है। ये हो सकता है उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर हम लोग चर्चा करें तो उस पर्टिकुलर डीसी वोल्टेज और उस पर्टिकुलर एसी वोल्टेज में कंपेयर करें तो कभी कभी किन्हीं कारणों से इन फैक्टर्स की वजह से, ये नेचुरल जीरो होने की टेंडेंसी की वजह से एसी में डैमेज होने का चांसेस ज्यादा कम रहता है, और एसी में इस शॉक से बच निकलने का भी कारण रहता है। बहुत सारे केसेस में चिपक रहने जो जिन्हें शॉक लगता है वो लाइव पार्ट से चिपके रह जाते हैं, एसी के केस में उससे हट जाने का यानी उस चिपके रहने से निकल जाने का चांसेस बन पाता है इस नेचुरल जीरो के वजह से। गॉट दैट? तो इसके वजह से ये फैक्टर भी डिसाइडिंग होगा कि सप्लाई सिस्टम आपका एसी है या डीसी है। एसी में एक बड़ा फायदा ये है कि बीच बीच में वोल्टेज के नेचुरल जीरोस होंगे जो कि सिवियरिटी को कम करेंगे, और खासकर सबसे बड़ा फायदा है कि जो पर्सन सटा रह गया लाइव पार्ट से उसके निकल जाने का या झटका से दूर फेंका जाने का चांसेस इसमें ज्यादा है। गॉट दैट? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी एज करंट पासिंग थ्रू द बॉडी डिपेंड अपॉन द सिस्टम वोल्टेज एंड बॉडी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट देखो पहले ही चर्चा कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि ये चीजें कैसे गवर्न होंगी, ओम्स लॉ से। ये चीजें कैसे गवर्न होगी, ओम्स लॉ से। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख चुके थे कि सिस्टम के वोल्टेज पे डिपेंड करेगा सिवियरिटी ऑफ शॉक, बॉडी से होकर गुजरने वाले करंट पे डिपेंड करेगा, और डेफिनेटली इन तीनों का रिलेशन इससे होके ही जाता है। इसीलिए रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करेगा, क्योंकि जो करंट पास कर रहा है बॉडी से वो डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है सिस्टम वोल्टेज पे और बॉडी रेजिस्टेंस पे। होना भी चाहिए, करंट
जो है बॉडी से होकर गुजर रहा है वो डेफिनेटली इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, सिस्टम वोल्टेज और बॉडी रेजिस्टेंस पे। इसलिए बॉडी रेजिस्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे सीवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करेगा। ये अंडरस्टूड है और पहले हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग। बॉडी रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्किन रेजिस्टेंस ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। द बॉडी रेजिस्टेंस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ स्किन रेजिस्टेंस। अब आपको लगता होगा ना कि स्किन ही क्यों, बाकी ऑर्गन्स तो पहले ही आपको बता दिए हैं कि बाकी ऑर्गन्स रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर नहीं कर पाता है क्योंकि वहां कंडक्टिविटी ज्यादा है ब्लड की वजह से। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का कंपाउंड है और साथ साथ ब्लड के अंदर जो सॉल्ट्स हैं, एसेंशियल सॉल्ट्स हैं, शरीर के अंदर कुछ सॉल्ट्स एसेंशियल रहते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को बनाते हैं। वो सॉल्ट्स सोडियम क्लोराइड वाले सॉल्ट्स भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे सॉल्ट्स इन्वॉल्व हैं। इन सॉल्ट्स का आयोनाइजेशन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो इन सॉल्ट्स का आयोनाइजेशन बहुत जल्दी होता है और उसके वजह से करंट और भी कंडक्ट होने लगता है जो और भी डैमेज करता है। बॉडी के टिश्यूज, बॉडी के सेल्स आयोनाइज होने लगते हैं जो डैमेज को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से बाकी बॉडी ऑर्गन्स का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। जो भी रेजिस्टेंस है ना वो मेनली स्किन रेजिस्टेंस की वजह से है। और स्किन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ध्यान में रखना है, ड्राई होने पर हमेशा ध्यान में रखना है स्किन रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है सिचुएशन पे। आपका स्किन ड्राई है या वेट है, कितना परसेंट ड्राई है कितना परसेंट वेट है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपके स्किन का रेजिस्टेंस है कितना है। तो ड्राई होने पर स्किन का रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, 1 लाख ओम से 5 लाख ओम, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है स्किन का जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है ना वो 1 लाख ओम से 5 लाख ओम मींस 100 किलो ओम से 500 किलो ओम्स के बीच में ड्राई स्किन का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, लेकिन वेट होने पर ये बहुत कम हो जाता है, 5000 ओम तक चला जाता है और उससे भी कम। वेट होने पर यानी शरीर अगर भीगा हुआ है तो जो ड्राई होने पर स्किन इतना बड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करता था 100 किलो ओम यानी 1 लाख ओम या 500 किलो ओम यानी 5 लाख ओम, वही बॉडी अब बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर वो वेट है तो हो सकता है 5000 ओम सिर्फ या 500 ओम ही, ठीक है। तो ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब जो स्किन रेजिस्टेंस है ना वो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा एरिया ऑफ कांटेक्ट से और कांटेक्ट प्रेशर से। तो आप सबको पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A, R इज इक्वल टू रो L बाई A। डेफिनेटली जो आपके बॉडी का कांटेक्ट एरिया अगर बढ़ रहा है तो बॉडी रेजिस्टेंस, जो स्किन रेजिस्टेंस है या जो बॉडी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा क्या है कि कांटेक्ट प्रेशर, हम जो लाइव पार्ट से टच में है ना वो कितना ज्यादा हम लोग सटे हुए, कितना ज्यादा प्रेशर से सटे हुए हैं, डेफिनेटली वो भी डिसाइड करेगा कि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लाइव पार्ट बहुत टाइटली प्रेस्ड है, ठीक है, बहुत डीपली प्रेस्ड है, तो डेफिनेटली ज्यादा कंडक्शन होगा क्योंकि आपके स्किन का मेजर पार्ट उससे टच में है, कांटेक्ट में है, ठीक है। और वही अगर लाइट प्रेशर है, मान लो अगर कोई पॉइंटेड पार्टिकल है जो लाइव है वो टच कर रहा है बहुत हल्का सा, तो जाहिर है बहुत कम कंडक्टिविटी होगी और उस वक्त आपका स्किन ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, यानी इट विल डिक्रीज। किसके बारे में बात हो रही है, इस रेजिस्टेंस के बारे में, बॉडी रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है जो कि बेसिकली मेनली स्किन रेजिस्टेंस है। तो इसी के बारे में चर्चा हो रही है। इट विल डिक्रीज करेगा कैसे, विद द कांटेक्ट, ठीक है, विद द एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली ये बॉडी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। या फिर कांटेक्ट प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली ये बॉडी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। कांटेक्ट प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो स्किन बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कांटेक्ट प्रेशर अगर कम है तो स्किन ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। गॉट दैट? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है जो हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि इट रिड्यूसेस। अब फिर इट जो हो रहा है किसके बारे में चर्चा हो रहा है, उस बॉडी रेजिस्टेंस के बारे में जो कि बेसिकली स्किन रेजिस्टेंस है। इट रिड्यूसेस व्हेन द स्किन इज वेट एंड मे हैव द बॉडी रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 5000 ओम और लेस अंडर सच कंडीशंस, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बॉडी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा जब आपका स्किन वेट है, ठीक है। जब आपका स्किन भीगा हुआ है, वेट है, तो ये डिक्रीज कर जाएगा आपका जो बॉडी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और डिक्रीज कितना कर सकता है, 5000 ओम्स तक भी जा सकता है। सो जो कितना कम हो जाएगा, कहां 5 लाख ओम्स तक जाता था ड्राई होने पर, स्किन 5 लाख ओम तक रेजिस्टेंस ऑफर करता था, वही वेट होने पर, भीग जाने पर वही 5000 ओम ही ऑफर कर रहा है, ठीक है। यानी 100 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ये 100 टाइम्स
डिक्रीज हो गया रेजिस्टेंस जो बॉडी ऑफर कर रहा था, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिन पे आपका सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करेगा। बॉडी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन बॉडी रेजिस्टेंस के कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, बॉडी की कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी ड्राई है या वेट है, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने देख लिया वैरायटी ऑफ फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पे सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड कर रहा है, इसलिए जाहिर है उसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ये ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि लो वोल्टेज में आपका मेजर एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। उसी को बताया जा रहा है यहाँ पे कि इट कैन नॉट बी सेड दैट लो वोल्टेजेस विल नॉट रिजल्ट इनटू फैटल एक्सीडेंट। अब हम लोग इस पे ये नहीं कह सकते हैं कि कम वोल्टेज पे कोई मेजर एक्सीडेंट, जानलेवा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ वोल्टेज ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर है। लो वोल्टेज ही है लेकिन आपका बॉडी वेट है, तो डेफिनेटली बहुत कम रेजिस्टेंस आपका स्किन ऑफर कर रहा है, तो हो सकता है लो वोल्टेज ही अगर थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रह जाए तो वो भी जानलेवा बन सकता है, वो भी फैटल एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इसलिए अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ये कहना सही नहीं है कि कम वोल्टेज है तो किसी को मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा, फैटल एक्सीडेंट नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि सिर्फ वोल्टेज ही एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है जिससे सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारे कंडीशन है जिनको हमने देखा है, और उन कंडीशन की वजह से हो सकता है इस लो वोल्टेज पे भी वो शॉक इतना सीवियर हो कि वो पर्सन के लिए मृत्यु का कारण बन जाए, वो शॉक फैटल, वो एक्सीडेंट का कारण बन जाए वो शॉक, ठीक है। तो उसी के बारे में है, इट कैन नॉट बी सेड दैट लो वोल्टेज विल नॉट रिजल्ट इनटू फैटल एक्सीडेंट। There are many examples resulting into fatal accidents in a wet situation of voltage of 50 volts for an appreciable time will result into fatal accident। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जब वेट सिचुएशन हो, जब बॉडी भीगा हुआ हो, ठीक है, बॉडी पार्ट्स भीगा हुआ हो, तो इवन 50 वोल्ट जैसा कम वोल्टेज भी अगर कुछ एप्रिसिएबल टाइम तक रहा तो ये भी रिजल्ट कर सकता है फैटल एक्सीडेंट में, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि अगर वेट सिचुएशन है तो कभी कभी इतना कम वोल्टेज 50 वोल्टेज की हम लोग 50 वोल्ट का हम लोग गिनती करके चलते ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 50 वोल्ट बहुत कम है, लेकिन ये 50 वोल्ट पे भी जानलेवा एक्सीडेंट हो सकता है अगर कुछ देर तक, कुछ एप्रिसिएबल टाइम तक वेट बॉडी को वो शॉक लगता है। समझ आ रहा है? इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अनसर्टेनिटी है। ये कहा नहीं जा सकता है कि बहुत बड़ा वोल्टेज पे ही बहुत जानलेवा एक्सीडेंट होगा, कभी कभी बहुत बड़े वोल्टेज पे भी लोग बच जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे के पॉइंट्स में ये भी है कि कभी कभी 3.3 केवी, इवन 11 केवी से शॉक लगने के बाद भी लोग बच जाते हैं, और कभी कभी 50 वोल्ट पे ही लोगों को जानलेवा एक्सीडेंट हो जाता है। तो होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपको पता है जिन पर वो डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज ही एक फैक्टर नहीं है, बॉडी का कंडीशन, बॉडी के कौन कौन पार्ट्स से होकर करंट गुजर रहा है, कितने ड्यूरेशन तक इलेक्ट्रिकल शॉक रहा, कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टेड रहे, जाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये हम लोग श्योर होकर नहीं कह सकते हैं कि लोअर वोल्टेज में फैटल एक्सीडेंट नहीं होगा और हायर वोल्टेज में ही फैटल एक्सीडेंट होगा, ये हम लोग श्योर होकर नहीं कह सकते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एग्जांपल्स भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो हम लोग हाउस होल्ड यानी डोमेस्टिक सप्लाई हम लोग जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है, तो डेफिनेटली इट इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सिस्टम फॉर डोमेस्टिक यूजेस, ठीक है। डोमेस्टिक यूजेस में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज, आपके घर में सिंगल फेज यूज होता है, वन फेज एंड वन न्यूट्रल, ठीक है, और वो कितना है, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई सिस्टम। लेकिन यूएसए में 110 वोल्ट सप्लाई सिस्टम हम लोग डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन के लिए। तो यूएसए में जहां 110 वोल्ट यूज हो रहा है, ठीक है, और वोल्टेज ऑफ 110 वोल्ट यूज्ड इन यूएसए रिजल्ट इनटू मेनी फैटल एक्सीडेंट्स एनुअली इन बाथरूम्स एटसेट्रा, ठीक है। अब यूएसए में भी ऐसा देखा जाता है, खासकर एनुअली, हमेशा हर साल लगभग देखा जाता है कि बहुत सारे फैटल एक्सीडेंट उस कम वोल्टेज पर भी 110 वोल्ट के कम वोल्ट पे भी हो जाते हैं, खासकर बाथरूम वगैरह के सिचुएशन में जहां बॉडी पार्ट वेट है, जिसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, अगर उसका बॉडी वेट है तो इस छोटे वोल्टेज पे भी 110 वोल्ट के वोल्टेज पे भी फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसा प्रायः देखा गया है। एनुअली ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, ठीक है। In some cases it is also noticed that persons coming in direct contact with 3.3 kV, 6.6 kV and 11 kV lines have escaped death। साथ ही अब देखो दोनों सिचुएशंस यहाँ बताया गया है कि 110 वोल्ट जैसे कम वोल्ट में भी यूएसए में बहुत सारे एक्सीडेंट एनुअली हर साल देखे जाते हैं वेट सिचुएशंस है, बाथरूम्स वगैरह में। लेकिन वहीं कुछ ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी नोटिस किया गया है कि बहुत सारे पर्सन जो इस हायर वोल्टेज के टच में आने के बाद भी बच जाते हैं, 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी यानी 11000 वोल्ट पे भी
लोग एस्केप डेथ, मृत्यु से बच जाते हैं। तो सिचुएशन पे, फैक्टर्स पे, बॉडी कंडीशंस पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। 110 वोल्ट जैसे छोटे वोल्टेज पे भी फैटल एक्सीडेंट होते हैं और 11,000 वोल्ट जैसे हायर वोल्टेज पे भी कभी-कभी लोग मृत्यु से बच जाते हैं, कभी-कभी लोग डेथ से बच जाते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटीज है इसमें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिन पर सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करेगा। इसलिए हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि छोटा वोल्टेज खतरनाक, कम खतरनाक है और बड़ा वोल्टेज ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो आज के बाद से आपको ध्यान में रखना है कि हम कभी भी श्योर होकर नहीं कह सकते हैं कि छोटा वोल्टेज है तो कम डैमेज होगा, कम इंजरी होगी पर्सन को, और बड़ा वोल्टेज है तो ज्यादा इंजरी होगी। वो सिचुएशंस पे, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गॉट दैट?